नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर, जहां हम आपको बताते हैं कई विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में और हर रोग के और हर विभाग के एक डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उस रोग के बारे में बताते हैं। तो हेल्थ केयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं शर्मिला चौहान। और आज भी एक खास रोग के डॉक्टर के साथ हम आज मौजूद हैं और वो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, जो कि अगर हम सरल भाषा में बताएं तो वो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले आज हम सोनाली गुप्ता से जानेंगे कि क्या होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट का एक महिला के जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्या योगदान है। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपने खास मेहमान का, डॉक्टर सोनाली गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनाली जी DTV भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, अपने कार्यक्रम में मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। और आज सोनाली जी हम आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आज हम लोगों को, खासतौर पे महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट का एक महिलाओं के जीवन में क्या योगदान होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो नहीं जानती हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक महिला को गायनोकोलॉजिस्ट से क्यों संपर्क करना चाहिए, क्यों उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसलिए आज हम आपके पास जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि महिलाओं के जीवन में गायनोकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, क्या योगदान है। देखिए, साधारण भाषा में अगर हम बोले तो गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है वो एक किसी भी महिला की एक प्राइमरी फिजिशियन होती है ना। एक महिला के पूरे कैरियर को या जीवन स्पैन को हम लोग कई स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एडोलेसेंट होता है, यानी कि जिसमें किशोरावस्था की महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, 14, 15, 16, 17 साल तक की लड़कियां। इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुरू होता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब हुआ जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही होती हैं, उस एज ग्रुप में उनकी जो समस्याएं होती हैं वो अलग होती हैं। इसके बाद हमारा एज आता है जिसको कि हम लोग रिप्रोडक्टिव एज के बाद हम लोग मेनोपॉजल एज ग्रुप में बोलते हैं। मेनोपॉजल का या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में बोलते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें यूजुअली माहवारी संबंधित समस्याएं आती हैं या गर्भाशय में रसौली, फाइब्रॉइड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या ब्लीडिंग संबंधित समस्याओं के साथ वो प्रेजेंट करती हैं। तो ये सब, इन सब के साथ एक जो भी कोई भी महिला का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमेशा जो मेल जेंडर होता है उससे डिफरेंट होता है, उससे अलग होता है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक फीमेल डॉक्टर या जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वही समझ सकती है। और आपने बताया कि अलग अलग स्टेज भी होता है, और महिला हो या युवती हो, तो कितनी साल के बाद एक युवती को, अगर महिलाओं को तो आना ही चाहिए, युवतियों को भी गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कब युवतियों को गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, कौन सा वो वक्त होता है जब लड़कियां, ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियों को भी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे भी सलाह मशवरा लेनी चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में तब आती हैं जब उनका पीरियड्स स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिनार्की अटेन किया, जो यूजुअली 14-15 साल की समस्या होती है। मिनार्की अटेन होने का मतलब हुआ कि अब आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं जो वो आपके बॉडी में काम करने लग गए हैं। तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं हों वो यूजुअली जो किशोरावस्था की युवतियाँ होती हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही संपर्क करती हैं। तो किशोरियों की बात करें तो किशोरियों में भी बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। सबसे जो कॉमन है, सबसे जो आम परेशानी है जो आज कल आप देखती होंगी, या फिर सबसे ज़्यादा मरीज़ किस परेशानी के आते हैं आपके पास? एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर मैं देखूं तो आज के समय में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, मतलब पीरियड्स में अनियमितता की समस्या, जिसका जो सबसे कॉमन, जब हम वर्कअप करते हैं, चेकअप करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सबसे कॉमन कॉज है वो PCOD निकल रहा है। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो हमारा जो जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, लाइफस्टाइल जो बदली है, सेडेंट्री हैबिट्स आ रही हैं, खाने में हम लोगों ने हेल्दी डाइट के बजाय जंक फूड को शामिल कर लिया है, उस वजह से अंडकोश में छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं, यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं हार्मोन्स की वजह से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, पीरियड्स लेट आता है, कई बार पीरियड्स दवा के बिना नहीं आ पाता, या कभी कभी जब 1.5-2 महीने 3 महीने बाद पीरियड आता है तो उनका ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। और इसके लिए मैं जो भी हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको मैं बस एक सलाह देना चाहती हूँ कि अपनी जीवन शैली को
इनएक्टिव मत बनाइए, एक्सरसाइज करिए, रस्सी कूदिए, सबसे सिंपल एक्सरसाइज होता है, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, कोई डांस करिए, कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है उसको अपनी लाइफ में शामिल करिए, रूटीन में शामिल करिए। और खाने पीने में जो जंक फूड का जो सेवन हो रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरीके की चीज़ों का, उसको अवॉइड करिए। क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप जो होता है, एक तरीके से अगर हम गायनिकोलॉजिस्ट की भाषा में बोलें तो कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसमें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल पाएँ तो हम शायद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमें प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाएँ। लेकिन यही मैं जब एडोलेसेंट, जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेगी, तो फिर पक्के घड़े पे साधारण भाषा में बोले तो मिट्टी चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परेशानी क्या आएगी अगर ये आपने कहा कि एडोलेसेंट पीरियड में जब इस तरह की परेशानियाँ शुरू होती हैं, फिर वो आगे जाते किस तरह की गंभीर परेशानी का रूप ले सकती है? बिल्कुल, अगर पीसीओडी की समस्या है, आपने सही तरीके से उसको सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आगे आपको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो सकती है। या पीसीओडी की महिलाएं जब नेचुरल प्रेगनेंसी भी होता है, अगर होता है तो उसमें फिर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावना, शुगर होने मतलब थायराइड होने की संभावना, बीपी बढ़ने, मतलब जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, डेफिनेटली पीसीओडी एज ग्रुप की महिलाओं में ज़्यादा होती है। और इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपनी जीवन शैली को एकदम सक्रिय रखिए, एक्सरसाइज को एकदम रूटीन बनाइए अपनी ज़िंदगी में, जंक फूड से परहेज करिए, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पीसीओडी का सिंपल सा इलाज यही है कि अगर आपने अपने वजन को कम कर लिया, अपने वजन को नियमित कंट्रोल कर लिया, तो आप पीसीओडी के गंभीर परिणामों से आप अपने को बचा सकती हैं। बिल्कुल, तो इसमें अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने जो उपाय बताए हैं, एक्सरसाइज करना या फिर अच्छे ढंग से खाना खाना, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना, सब्जियों का, तो ऐसे में अगर महिलाएं या युवतियां कहें अपना ख्याल रखेंगी तो बेशक इस बीमारी से बच सकती हैं। युवतियों की बात हो गई, अब महिलाओं में सबसे ज़्यादा आम बीमारी क्या है? आजकल आप देखती होंगी महिलाएं आपके पास आ रही हैं, तो सबसे आम बीमारी जो लेके वो आती हैं वो क्या है? अगर हम 35 प्लस की महिलाओं की बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो गायनिक ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो मासिक धर्म की अनियमितता की समस्याओं से लेडीज़ आती हैं। तो उसमें भी वही है कि 35 के बाद बॉडी में एक तरीके के हार्मोनल वेरिएशंस होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिस वजह से पीरियड्स के संबंधित समस्या होती है। अगर आप एक प्रॉपर गायनिकोलॉजिस्ट से सही तरीके पर मिलें, सही टाइम पर मिलें, तो इस समस्याओं को हम लोग दवा द्वारा या मेडिसिन्स द्वारा या हिस्ट्रोस्कोपी या बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज है जिसके द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं और हम लोग अननेसेसरी सर्जरी को हटा सकते हैं, बचा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो महिलाएं हैं खास तौर पे, कि एक महिलाओं को या फिर युवतियों को गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क क्यों करना चाहिए? जी, एक्चुअली अभी भी अगर हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम लोग देखें तो महिलाओं को पीरियड संबंधित जो समस्याएं होती हैं, स्पेशली मैं ग्रामीण परिवेश की बात करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके दिमाग में क्या रहता है कि अरे मेरे बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गया, अब मुझे ब्लीडिंग की समस्या हो रही, जा करके यूट्रस निकलवा दो कि कहीं कैंसर ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो यूट्रस का जो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उसमें एक बहुत लंबी लेटेंट फेज होती है जो इतनी ईजिली नहीं होता, वो एक लंबे दौर से होने के बाद उसके लिए अगर आप रेगुलर अपना पैप्समियर चेकअप कराएं तो आप कैंसर या जो भी अर्ली सर्वाइकल चेंजेस होते हैं उसको बहुत इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, यूट्रस निकलवाने ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप यूट्रस को, वो भी एक ऑर्गन है, एक हार्मोनल, उसमें हार्मोन्स बनते हैं, उसको अगर आप समय से पहले निकलवा दें तो प्री मैच्योर मेनोपॉज की समस्या हो सकती है। अब मेरा एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ आपकी गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसको कि हम लोग गर्भाशय की झिल्ली या एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो बढ़ गई, तो पॉलिप बन गया। अब उसमें आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको कि हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग खाली जो आपकी परत बढ़ी है उसको हटा सकते हैं, पूरा गर्भाशय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। या एक और भी रिसेंट मोडालिटी है जिसको कि हम लोग लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ये होती है, ये जस्ट कॉपर टी की तरह से एक डिवाइस होती है जिसको कि हम लोग पीरियड्स में समस्या होने पर हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये 5 साल तक एक्टिव रहती है, धीरे धीरे हार्मोन निकालती रहती है और आपका पीरियड संबंधित समस्याएं जो है नहीं आती हैं। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लाने से आप अननेसेसरी यूट्रस की सर्जरी, जिसको कि हम लोग हिस्टेक्टमी कहते हैं, उसको बचा सकते हैं। अब
क्वेश्चन ये है कि यूट्रस निकालने का क्या प्रॉब्लम आएगा। तो प्री मैच्योर मेनोपॉज जो है बहुत कॉमनली बहुत कॉमनली इस प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, जो इसमें सर्जिकल रिमूवल जो यूट्रस का होता है बहुत अर्ली स्टेज पे हो चुका होता है। जब तक पेशेंट हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है तब तक वो यूजुअली ग्रामीण परिवेश में यूट्रस ऑपरेट करा चुकी होती है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो सर्जिकल मेनोपॉज के बाद क्या समस्या है कि जो मेनोपॉज यानी जो बुढ़ापा जो है, जो फेमिनाइन हार्मोन्स जो समाप्त होने की स्टेज आते हैं, जो नेचुरली 45 to 50 की एज पे आता है, वो जैसे ही आप सर्जरी कराते हैं उसके बाद वो काफ़ी फास्ट स्पीड से कम होने लगते हैं। तो जो मेनोपॉजल समस्याएं होती हैं वो आपकी काफ़ी कम एज पर आने लगती हैं। और आजकल महिलाओं में ख़ास तौर पे एक और परेशानी देखी जा रही है। 40 से 45 साल की जो महिलाएं हैं, जो 2 बच्चों या बच्चों की माँ हैं, तो ऐसे में एक ये भी परेशानी हम देख रहे हैं कि ब्लीडिंग की परेशानी ख़ास तौर पे महिलाओं को हो रहा है, या फिर यूट्रस में कोई परेशानी हो रही है। इसमें इसकी क्या वजह है? आखिर ये परेशानी क्यों हो रही है महिलाओं को? देखिए, जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो टर्म को हम लोग बोलते हैं, जो 40-45 की एज ग्रुप में आती हैं, इसको भी हम अपनी एडोलेसेंट एज ग्रुप से कोरिलेट कर सकते हैं। यूजुअली एबनॉर्मल ब्लीडिंग की समस्याएं उन्हीं महिलाओं में ज़्यादा होती है जिनमें अर्लियर स्टेज में पीसीओडी रहा हो, क्योंकि बेसिकली ये सब क्या एक हार्मोनल समस्या है। जो हार्मोन हमारी एज ग्रुप के हिसाब से बदल सकते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज हो, चाहे वो आपका एडोलेसेंट एज ग्रुप हो, चाहे वो आपका मेनोपॉजल एज ग्रुप हो। और पीसीओडी वाले पेशेंट्स में आपका एबनॉर्मल ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा होती है, पॉलिप्स ज़्यादा बनते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होता है। तो अगर हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में पीसीओडी को रोकथाम कर सकते हैं अपने, तो डेफिनेटली हम 40+ के बाद भी अपनी जो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। यदि आप अपना ख्याल शुरू से ही रख रहे हैं तो शायद आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महिलाओं में भी कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं और महिलाओं को आवश्यक तौर पे एक गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करना चाहिए, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और एक रूटीन चेकअप कह सकते हैं कि करवाना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो भी बीमारियां पनप रही हैं उसका आप पता लगा सकें। हम बातचीत कर रहे थे सोनाली जी कि किस तरह से जो यूट्रस की बीमारी होती है, ब्लीडिंग होता है, तो आपने बताया किस तरह से महिलाओं को इससे बचना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। यूट्रस की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि जाने भी जाती हैं महिलाओं की, तो इससे कैसे रोका जाए? जी बिल्कुल। यूट्रस में जो भी गर्भाशय संबंधित जो भी समस्याएं हैं या मासिक धर्म की अनियमितता संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप सही समय पर एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। अगर आपका ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहे, कई बार छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं कंटिन्यूसली ब्लीडिंग करते रहते हैं, उसको हम लोग दवा द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो होती हैं महिलाएं डर के मारे आती नहीं है, कहीं मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रही, शरीर में खून की कमी हो गया, या कभी कभी लगातार इतना हैवी ब्लीडिंग हो जाता है कि उनको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, या कभी कभी यूट्रस की मैलिग्नेंसी जो कैंसर होता है या सर्विक्स का जो कैंसर होता है, ये भी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि हर चीज़ में ये नहीं है कि आपको सर्जरी का ही ज़रूरत है, लेकिन एक प्रॉपर चेकअप एक प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा ज़रूरत है, ताकि आपका समस्या क्या है इसको हम लोग जान सके और समस्या का कारण जान करके उसका प्रॉपर निदान कर सकें। तो यूट्रस में जो ब्लीडिंग होती है या जो यूट्रस में बीमारी होती है, सूजन होता है, तो उसका एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही होता है? जी नहीं, मैंने तो अभी आपको यही बताया कि एकमात्र उपाय ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि महिलाएं यही समझती हैं और नहीं इलाज करवाती हैं, लेकिन ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। अगर सही समय पर आप इलाज नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अर्लियर स्टेज पर आए तो आप हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिकल मैनेजमेंट है, दवा द्वारा एडवांसमेंट बहुत अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सर्जरी आजकल काफ़ी लास्ट रिजॉर्ट रह चुका है, और सर्जरी भी जो आजकल हम लोग करते हैं, ज़्यादातर गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हम लोग लेप्रोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं, जिसमें कि आपका वर्क अफेक्ट नहीं होता। हार्डली 1 से 2 दिन तक आपको हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, देन 2 से 3 दिन में आप अपना जो नॉर्मल काम है उसको रिज्यूम कर सकती हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आधुनिकता बढ़ी है और ऐसे में महिलाओं के लिए भी काफ़ी आसान हो सकता है। तो महिलाओं को बेशक इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी बीमारी है छोटी ही क्यों ना हो, एक बार आप जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, अपनी परेशानियों के बारे में बताएं। हो सकता है कि गंभीर बीमारी ना हो, लेकिन इससे आप बच सकती हैं, क्योंकि यदि आप इग्नोर करेंगी, यदि आप इससे बचेंगी, तो हो सकता है कि वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले ले। सोनाली जी, एक और बीमारी का नाम बहुत सामने आ रहा है,
एंडोमेट्रियोसिस यानी कि चॉकलेट सिस्ट क्या होता है, ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आजकल बदलती जीवन शैली की वजह से चॉकलेट सिस्ट जो है बहुत कॉमनली, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स बहुत कॉमनली मिल रहे हैं। ये पेशेंट्स यूजुअली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या डिसमेनोरिया यानी कि पीरियड्स के समय बहुत हैवी पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। और इसका भी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो यही है कि जो लाइफस्टाइल में हम लोग के बदलाव हो रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपको माहवारी के समय दर्द की समस्या है या इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हैं, जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, स्कूल नहीं जा पा रही, वर्किंग महिलाएं हैं, काम पे नहीं जा पा रही, तो आप प्रॉपर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, कारण जानने का कोशिश करिए। और अगर इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है तो उसका पूरा तरीके से मेडिसिन द्वारा या लेप्रोस्कोपी द्वारा निदान संभव है। तो आगे के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगी, लेकिन पहले ये समस्या हो तो इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसे में जब लड़कियां या फिर महिलाएं आपके पास आती हैं पीरियड्स की समस्याओं को लेकर, या फिर आपने कहा कि काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है, वो काम नहीं कर पाती हैं, तो जनरली जो लड़कियां हैं वो दवाओं का सहारा लेती हैं या महिलाएं भी दवा, तो क्या दवाओं का सहारा लेना सही है? देखिए, अगर दर्द असहनीय हो या परेशानी हो तो दवा तो लेना ही पड़ता है, लेकिन मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ये भी कहीं ना कहीं एक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। और अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो सपोज़ एक वर्किंग फ़ीमेल है, अगर आप 5 दिन मेंसेस हो रहे हैं और आप उसमें ड्यूटी नहीं जा पाती, काम नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट को कम करती हैं। क्योंकि आप अपनी अगर आप कंपेयर करते हैं तो कोई 30 डेज़ पे काम कर रहा है, आप बिकॉज ऑफ अपनी पीरियड्स प्रॉब्लम आपका वर्किंग कैपेसिटी 25 डेज़ हो गया, तो उस चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ऐसे में महिलाओं को लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाने चाहिए, किस तरह से अपनी महिलाओं को लाइफस्टाइल रखनी चाहिए ताकि इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके? जी बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी एक्टिविटीज़ लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, ठीक है, नियमित रूप से योगा करिए, अपनी जीवन शैली में शामिल करिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके घर की फैमिली सिचुएशन, परिवेश, ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करना ही करना है। खान पान से भी जुड़ी कोई चीज़ें हैं, खान पान कैसा रखना चाहिए महिलाओं को? खासतौर पे महिलाओं को विटामिन्स की काफ़ी कमी होती है, महिला बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं पुरुषों के मुकाबले, तो ऐसे में उन्हें किस तरह के खान पान का सेवन करना चाहिए? इसका तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये देखती हूँ कि लापरवाही महिलाएं बहुत बरतती हैं। कई बार आप महिलाएं हमारे पास आएंगी, उनको कुछ नहीं, गैस, सिंपल गैस का समस्या होता है, जो सबसे कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, ठीक है। आप जब उनसे पूछिए कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करती हैं, तो उनका आंसर मिलेगा 10 बजे। तो इतना गैपिंग अगर आपका रहेगा, आपका खाने का अंतराल नियमित नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं इनिशियल छोटी होती हैं, लेकिन आगे चल के फिर ये बढ़ती जाती हैं। तो एक संतुलित भोजन लीजिए, फ्रूट, सलाद, ये सबको खाने में शामिल करिए, दही का सेवन करिए, ठीक है, और जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड को अवॉइड करना है, तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट के टिप्स हैं, क्योंकि आपको ये टिप्स लेने जाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी और आप अपने घर का पिलर हैं, यानी अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो फिर आप अपने परिवार को नहीं ठीक ढंग से रख सकेंगी, उनका ख्याल रख सकेंगी। तो बेशक बेहद ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, खान पान को नियमित रूप से खान पान का सेवन करें, और कह सकते हैं कि दूध का सेवन करना चाहिए। महिलाएं दूध पीने से काफ़ी बचती हैं और यही वजह है कि गैस का शिकार पुरुषों के मुकाबले अगर हम देखें तो महिलाएं ज़्यादा गैस से ग्रसित होती हैं, क्योंकि वो खान पान ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं, अच्छे जो हेल्दी चीज़ें हैं वो आप नहीं खाती हैं, और इस वजह से ज़्यादा बीमारियों से आप ग्रसित होती हैं। तो ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट की भी यही राय है कि आप अपना ख्याल रखें और बहुत कम अंतराल में ही खाना खाएं, और सबसे ज़रूरी बात है कि ब्रेकफास्ट का टाइम से करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप छोड़ेंगे तो फिर एक लंबे गैप के बाद अगर आप खाना नहीं खाती हैं, यानी अपने फास्ट को आप ब्रेक नहीं करती हैं, इस वजह से ज़्यादा बीमारी से आप घिर जाती हैं।
अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कहना भूल गई, जो मैं खान पान के लिए कहना चाहूँगी, जो अंकुरित मूंग होता है, ठीक है, जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है और बहुत सस्ता भी, अगर आप देखें ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। यूजुअली जो महिलाएं होती हैं उसमें जस्ट 30-35 के प्लस आपका ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, यानी उनकी बोन्स कम होने लगती है। तो हाई कैल्शियम डाइट्स को आप ले करके इसको रोक सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी अंकुरित मूंग है, इट्स ए वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। और दूसरा, जो दूध लेती हैं उसमें रात में बस थोड़ा सा हल्दी डाल करके पीना भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हल्दी जो होता है, टर्मेरिक पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो दूध का सेवन करें, वो भी हल्दी के साथ। अंकुरित मूंग का सेवन करें। अंकुरित मूंग मुझे लगता है कि सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हरा अंकुरित मूंग खाएं और इससे आप खुद भी रोगों से लड़िएगा और आपका परिवार भी रोगों से लड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा, आप अच्छे तरीके से रहिएगा तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। और ऐसे में सबसे ज़रूरी जो बात है, जो एक कहते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो महिलाएं सबसे ज़्यादा आती हैं वो तब आती हैं जब वो गर्भवती होती हैं, और उस वक्त गायनोकोलॉजिस्ट का सबसे ज़्यादा सहारा महिलाएं लेती हैं, क्योंकि उसी वक्त एक महिला की अच्छी दोस्त होती हैं और कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले एक महिला का दर्द काफ़ी अच्छे से समझती हैं। आप देखती होंगी कि बहुत सारी परेशानियों को लेकर उस वक्त आती हैं। सबसे ज़्यादा आम परेशानी क्या है जब जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उन्हें होती है? देखिए, गर्भवती महिलाओं को जो हम लोग डील करते हैं उस डिपार्टमेंट को हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए हमेशा रहता है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो जो भी आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्या होती है उनको हम लोग ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में डील करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज जो होती हैं नेचुरल होती हैं, नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक डॉक्टर का रोल आता है कि जब आप अपनी प्रेगनेंसीज को कॉम्प्लिकेट नहीं होने दें, है ना। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो शुरू से नॉर्मल चल रही है वो किसी भी समय कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो उसको अर्ली स्टेज पर पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि आपके प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में यूजुअली जो महिलाएं आती हैं वॉमिटिंग की समस्याओं के साथ आती हैं, हार्ट बर्न होता है, मतलब ब्लीडिंग की समस्या होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर में आते हैं, यानी सडन बीपी बढ़ने की समस्या, सर चकराना, हाथ पैरों में सूजन, खून की कमी, थकान, या कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे अचानक से पानी छूट जाना, बच्चे का मूवमेंट कम होना। तो ये सब वार्निंग साइंस हैं, जिसमें कि अगर गर्भवती महिला को कभी भी ये सब प्रॉब्लम्स लगे तो तुरंत ही अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या टिप्स है, कैसे उन्हें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, क्या कुछ उनका रहन सहन उस वक्त होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो प्रेगनेंसी है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन का फेज़ है जो हर महिला को अपनी लाइफ में कभी ना कभी आना ही है उनमें ये चीज़। तो प्रेगनेंसी के समय भी एक्टिव रहें। अब एक्टिव रहने का ये मतलब नहीं है कि एकदम स्किपिंग और कूदा फांदी करें, मतलब रूटीन एक्टिविटीज़ करें, लाइफ को मतलब पूरे रेस्ट पे ना रहें, काम करते रहें, है ना। और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, मैं तो हमेशा देखती हूँ कि पूरे 8 महीने 9 महीने तक अपनी ड्यूटीज़ करती रहती हैं, ठीक है। तो ये बना के रखना है। खाने पीने में भी वही चीज़ है कि हेल्दी एंड संतुलित बैलेंस डाइट को लेना है, और जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होता है, जो कि इनिशियली मंथली होता है, देन बाद में 15-15 दिन पे हो जाता है, उसके बाद वीकली हो जाता है। तो जैसे भी आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको कंसल्ट करें उस हिसाब से एंटीनेटल विजिट को फॉलो करिए। तो ये तमाम कह सकते हैं कि टिप्स और ये तमाम वो जानकारियाँ जो एक महिलाओं को हमेशा रखनी चाहिए, और ऐसी जानकारियाँ, और ख़ास तौर पे यदि कोई परेशानी है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी परेशानियाँ भी गंभीर परेशानी या गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। तो इसलिए ज़रूर ये ज़रूरत है कि आप किसी कह सकते हैं कि सर्जन को ना दिखाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हो सकता है कि आपकी जो छोटी बीमारियां हैं वो छोटी ही रह जाएं, लेकिन जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थी हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर सोनाली गुप्ता, और आज के इस खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक अलग रोग के साथ और उस अलग रोग के डॉक्टर के साथ, और आपको तमाम रोगों की जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है, मुझे और मेरे खास मेहमान को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।